नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम करंट अफेयर के बारे में चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो करंट अफेयर की तरफ में हम चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बदर अब्बास जी हाल ही में ईरान पहुंचे। ठीक, जब ये ईरान पहुंचते हैं तो यहाँ पर भारत के फर्स्ट ट्रेनिंग स्काउंडन होने वाला था, जिसके अंतर्गत आपको कुछ जहाज के हिस्से देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका हिस्सा जो है, कौन कौन से जहाज आपको देखने के लिए मिलते हैं, प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन कौन से जहाज जो हैं इस स्काउंडन का हिस्सा दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कोरा, आईसीजीएस विश्वस्त। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी है आईएनएस तीर, ऑप्शन नंबर बी के आगे है आईएनएस शार्दुल और आईसीजीएस वीरा। ठीक, इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी है आईएनएस करंज, आईएनएस कुलीश, आईसीजीएस सारंग। ऑप्शन नंबर डी है आईएनएस कोच्चि, आईएनएस चेन्नई और आईसीजीएस बंशी। ओके, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन से जहाज जो हैं वह इस स्काउंडर का हिस्सा देखने के लिए मिलते हैं, जो कि ईरान में आपको देखने के लिए मिला। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है बेटा ऑप्शन नंबर बी होगा, आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल और आईसीजीएस वीरा जो है यह इसका सही आंसर होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर बी के आगे ही अगर हम बात करें तो ये क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल और आईसीजीएस वीरा जो है भारत के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के हिस्से के रूप में बदर अब्बास ईरान गए हुए थे, जहां पर उपयोग होने वाले जहाज हैं। ठीक है, इस तैनाती के दौरान या इस तैनाती के उद्देश्य की बात की जाए तो इस तैनाती का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है भारत नौसेना और ईरानी नौसेना दोनों के बीच में समुद्र की सुरक्षा शक्ति और सहयोग को बढ़ावा देना। तो भारत और ईरान के बीच में समुद्री सेना को या समुद्री सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए और सहयोग देने के लिए जो है यह ट्रेनिंग आपको दिखाई पड़ती है। क्लियर है। दूसरा प्रश्न आता है, किस संगठन ने जैव विविधता नीतियों को सुलभ बनाने के लिए नेशनल बायो डाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान्स ट्रैकर विकसित किया है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा संगठन दिखाई पड़ता है, ऐसा कौन सा संगठन दिखाई पड़ता है जो कि हमारे यहाँ पे जैव विविधताओं को ट्रैक करने के लिए एक प्रॉपर क्या करता है, एक प्रॉपर ट्रैकर जो है, ट्रैकर को विकसित करता है। ये कौन सा संगठन है। पहला प्रश्न ऑप्शन नंबर ए है हमारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी के तहत इसे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉर नेचर। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ और नेचर की अगर बात की जाए तो इसके द्वारा यह बनाया गया है, संगठन के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, मतलब IUCN के द्वारा यह बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह बनाया गया है। आपको बताना है निम्न में से किस संस्था के द्वारा ये ट्रैकर जो है, इस ट्रैकर का यूज किया गया है या इस ट्रैकर को निर्मित किया गया है, इस ट्रैकर का विकास किया गया है। A, B, C और D। जल्दी आंसर दीजिए। तो अगर हम इसके जवाब की, इसके आंसर की बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉर नेचर, देखो
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर की अगर हम बात करें, WWF की अगर हम बात करें, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, WWF हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की ही बात करेंगे, WWF जो है वो क्या कहलाता है, तो WWF जो है इसकी अगर हम बात करें तो इसके द्वारा, जैसे हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉर नेचर की अगर हम बात करें, यह एक संस्थान है, एक संगठन है जो कि हमारे जो कि जिसके द्वारा जो है वह नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान्स ट्रैकर जो है बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जैव विविधताएं जो नीतियां हो रही हैं, जितनी भी जैव विविधता की नीतियां हैं उनको स्पष्ट मतलब क्लियर बनाना और जो है सुलभ बनाना, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और जवाबदेही को बढ़ावा मिल सके। मतलब देश जो है इसके लिए, जैव विविधता के लिए और ज्यादा अच्छी और बेहतर काम कर सके। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस टाइगर रिजर्व में एक हॉर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 33 सरीसृप की प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां आपको दर्ज की गई हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिला है, तो निम्न में से ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व देखने के लिए मिला है आपको बताना है। पहला है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, दूसरा है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, तीसरा है हमारा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और लास्ट में आता है आपका कालकक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। सीधी सी बात है, दक्षिण भारत में यह देखने के लिए मिला है, इस कारण से ऑप्शन में भी आपको दक्षिण भारत के टाइगर रिजर्व देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक, तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है यह आपको सर्वेक्षण देखने के लिए मिला, जिस सर्वेक्षण को हमने क्या कहा, हार्पेटोफोना सर्वेक्षण कहा है। ठीक है, ये हार्पेटोफोना सर्वेक्षण क्या कर रहा है, तो ये बता रहा है कि जैव विविधताओं की ये जानकारी देता है, बायोडाइवर्सिटी की जानकारी देता है। ये बताता है कि इन टाइगर रिजर्व में आपको कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी दिखाई पड़ती है। ये बताता है कि यहाँ पर जो है इस सर्वेक्षण में समुद्र तल से 300 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर या ऐसे स्थानों पर कौन कौन से आपको नए जीव, तो लगभग 33 सरीसृप की प्रजातियां, मतलब 33 आपको रेप्टाइल की प्रजातियां देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि अगर हम सांप की बात करें तो ऐसे रेप्टाइल जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनकी प्रजातियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा 36 आपको उभयचर प्राणी, जैसे कि मेंढक होता है जो कि जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, तो ऐसे उभयचर प्राणियों की जो है प्रजातियां देखने के लिए मिलती हैं। तो ये कहाँ मिली है, ये मिली है आपको मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में, बाघ अभ्यारण्य में। इसके आगे बात करें हम, अगला प्रश्न है झील कीवू किन दो देशों के बीच में दिखाई पड़ती है। तो अगर हम झील कीवू की बात करें, ऑप्शन नंबर ए है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा, ऑप्शन बी है चाड और नाइजर, ऑप्शन सी है मिस्र और सूडान और ऑप्शन डी है जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका। आपको बताना है कि झील कीवू, अभी झील कीवू हाल ही में बहुत चर्चा में रही है। ठीक है, इसी झील कीवू के बारे में आपको बताना है कि ये झील कीवू जो है वो आपको वास्तविकता में जो है कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, किस जगह पे ये झील कीवू आपको देखने के लिए मिलती है। अगर हम इस झील कीवू की बात करें तो ये कहाँ मिल रही है आपको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड ऑफ कांगो और रवांडा के बीच में दिख रही है, या फिर चाड एंड नाइजर के बीच में दिख रही है, या फिर मिस्र और सूडान के बीच में, या फिर जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच में देखने के लिए मिल रही है। जल्दी बताइए, ए बी सी और डी, क्या आंसर होगा इसका, ए बी सी और डी, इसका आंसर क्या होगा बेटा।
ठीक है, चलिए बिल्कुल। देखिए अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ में चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ अगर हम चले तो हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा कि यह झील जो है यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बीच में देखने के लिए मिलती है। तो अगर हम इसी झील की बात करें तो यह आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बीच में देखने के लिए मिलती है। तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये अभी अभी चर्चा में क्यों रही है इस बारे में पता होना चाहिए। तो ये चर्चा में क्यों रही इसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे ना पूर्वी कांगो के पास में इसी झील में जिसका नाम कीवू है, ठीक है, इस झील में एक नाव पलट गई। ठीक है, जिस नाव में 278 यात्रियों में से कम 78 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग जो है लोग चोटिल हुए, लोग घायल हुए हैं। ठीक, तो लगभग 78 लोग जो है उनकी डेथ हो गई है इसी झील में नाव के पलट जाने की वजह से, इसलिए ये झील जो है वो चर्चा में रही। इसके अलावा और क्या क्या पूछा जा सकता है इस झील से, तो इस झील से संबंधित चीजों में ये आ सकता है कि ये अफ्रीका के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक, यहाँ पर ये जो है ना अफ्रीका की छठी सबसे बड़ी झील है और रवांडा की सबसे बड़ी झील है। देखो रवांडा में ये पहले नंबर में आएगी और अफ्रीका में ये 6वें नंबर में आएगी। ठीक है, तो रवांडा की पहले सबसे बड़ी झील जो है वह कीवू झील है और यही कीवू झील जो है वह अफ्रीका में 6वें नंबर पे आती है, जो कि आगे चलकर रुसीजी नाम की नदी में बहती है। ठीक है, रुसीजी नाम की नदी में बहती है और ये तंगानिका नाम की एक लेक है जिसमें आगे चलकर मिल जाती है। तो रुसीजी नदी में बहती है और तंगानिका लेक में ये आगे चलकर मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव पार्क में दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है? तो भूरे रंग के वाइन सांप को हाल ही में उत्तर प्रदेश में किसी एक राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। आपको इस राष्ट्रीय उद्यान या इस वन्य जीव पार्क का नाम बताना है। पहला है दुधवा नेशनल पार्क, दूसरा है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा है किशनपुर अभ्यारण्य और चौथा है निम्न में से कोई नहीं। जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, निम्न में से कौन सा आंसर होगा? आपको बताना है कि दुर्लभ प्रकार का भूरे रंग का वाइन सांप जो है वह आपको कहां देखने के लिए मिला है। क्लियर? तो ये आपको मिला है दुधवा नेशनल पार्क पर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसी पार्क की अगर बात की जाए तो यह पार्क सवाल में ही आंसर था कि भाई उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पहली लाइन तो क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क जो है वो स्थित है। यहाँ पर एक दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया। ये प्रजाति दुधवा नेशनल पार्क में या पूरे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव इतिहास में पहली बार देखी गई, मतलब इसके पहले ये कभी भी दर्ज नहीं की गई थी। ठीक, इसके अलावा अगर बात की जाए दुधवा नेशनल पार्क में ये जो है आपको सरीसृप मतलब रेप्टाइल जो प्रजातियां मिलती हैं, इन रेप्टाइलों की दूसरी खोज है। पहली खोज जो है इसके पहले की गई थी जिसमें लाल रंग का एक कोरल खुखरी सांप खोजा गया था 2019 में। ठीक, आपसे ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सवाल ये पूछे जाएंगे कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि अभी चर्चा में ये क्यों रहा है। क्लियर? अगला प्रश्न आता है माइक्रो आरएनए। ठीक है, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए 2024 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, नोबेल पुरस्कार से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हस क्लिवर्स और एरिक टोपोल, अगला है स्टुअर्ट ऑर्किन और पीटर बर्न्स, थर्ड है विक्टर एम्बोज
और गैरी रूवकुन। ऑप्शन नंबर डी है पॉल रिडकर और फ्रांसीसी कॉलिंस। आपको बताना है कि निम्न में से किस व्यक्ति को जो है 2024 का नोबेल पुरस्कार आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि किसके क्षेत्र में दिया गया, जो कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में। बताइए 2024 का फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस व्यक्ति को दिया गया। तो यह नोबेल पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर सी में विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूवकिन को दिया गया है। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूवकुन को जो ये पुरस्कार दिया गया है, इस पुरस्कार की अगर बात की जाए तो इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2024 का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, दूसरी बात है इन्होंने क्या खोजा, तो इन्होंने खोजा है माइक्रो आरएनए। तो इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की। देखो हमको पता है कि कोशिका के अंतर्गत डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। ठीक है, डीएनए की अगर हम बात करें या अगर हम आरएनए की बात करें तो ये आपको कोशिका के अंतर्गत केंद्रक के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। तो इसके भी भीतर में इन्होंने बोला कि एक और होता है जिसको कहा जाता है माइक्रो आरएनए, जो आरएनए से और छोटा होता है। क्लियर, तो माइक्रो आरएनए की खोज जो है वो इनके द्वारा की गई थी। ये क्या बताते हैं कि माइक्रो आरएनए किस चीज में काम आता है, तो ये बताते हैं कि माइक्रो आरएनए जीन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब आपके जीन्स में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जितना भी मूवमेंट होता है, वो सारे मूवमेंट को, वो सारे क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए माइक्रो आरएनए जो है वह इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये बताता है कि इसकी खोज करने से ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि जीव का विकास किस प्रकार से होता है, मतलब जीव का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। जो छोटा भ्रूण होता है वो भ्रूण कैसे क्या होता है, बड़ा बनता है, एक शिशु का रूप लेता है। ठीक है, तो जायगोट से बेबी बनने तक की जो प्रोसेस है उसको समझने में अब आपको आसानी देखने के लिए मिलेगी। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है चौखंबा चोटी किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि चौखंबा चोटी जो है वो कहाँ देखने के लिए मिलती है। ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और सिक्किम। चौखंबा चोटी आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और सिक्किम। देखिए अगर हम चौखंबा की बात करें तो चौखंबा जो है ना वो आपको उत्तराखंड में, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो उत्तराखंड में जो है आपको चौखंबा चोटी देखने के लिए मिलती है। इसके बारे में बात करें तो अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में क्यों आ गई, क्योंकि अभी क्या हुआ है, देखो दो ना विदेश के पर्वतारोही थे। ठीक है, जो पर्वत की क्या करने गए थे, पर्वत चढ़ने के लिए गए थे, पर्वतारोही थे। ठीक है, और इन दोनों के नाम की अगर हम बात करें तो पहला नाम है मिशेल थेरेसा, ठीक है, और दूसरे हैं फेजेन मैनर्स। ठीक, तो ये दोनों जो है, इन दोनों को यहाँ पर इस चोटी में से बचाया गया है 6015 मीटर की ऊंचाई से। ठीक, तो ये चौखंबा चोटी पे गए थे माउंट पे चढ़ने के लिए। ठीक है, पर्वत रोही थे ये एक प्रकार के, तो ये पर्वत पर चढ़ने के लिए गए थे जहां पर इनके साथ कोई दुर्घटना हुई, जिस स्थिति में जो है इन्हें 6015 मीटर की ऊंचाई से बचाया गया है, इसलिए यह भी चर्चा में आ गई है। दूसरी बात, चौखंबा चोटी की अगर बात करें तो इसका संबंध जो है वो गढ़वालों से है। ठीक है, तो गढ़वाल से है यह, और यह जो है गंगोत्री समूह का एक हिस्सा है। और हमको पता है कि गंगोत्री जो है वो आपको उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, और यहीं से जो है माता गंगा, तो गंगा नदी का उद्गम जो है यहीं गंगोत्री से आपको देखने के लिए मिलता है। तो गंगोत्री के गौमुख से जो है वह आपको गंगा नदी का उद्गम देखने के लिए मिलता है, और यहीं पर आपको यमुनोत्री भी मिलती है, जहां से यमुना नदी का जो है वह उद्गम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहीं से यमुनोत्री मिलती है, यहीं से गंगोत्री देखने के लिए मिलती है।
यह बद्रीनाथ के पश्चिम में गंगोत्री ग्लेशियर के पास में स्थित है और यहीं पर आपको बद्रीनाथ भी दिखाई पड़ता है। क्लियर? अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व छात्र दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर। तो विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस आपको कब देखने के लिए मिलता है? देखिए, अगर हम विश्व छात्र दिवस की बात करें, वर्ल्ड स्टूडेंट डे की बात करें, तो ये आपको 15 अक्टूबर के दिन देखने के लिए मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा, छात्रों को सम्मान देने के लिए, उनकी मेहनत को समझने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व छात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम भारत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सम्मान देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको एक रैली देखने के लिए मिलती है। यह दिन शिक्षा के महत्व को और समाज में शिक्षा के भविष्य को बताने के लिए जो है मनाया जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको MPI के नाम से जाना जाता है, रिपोर्ट किन दो संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है? आपको बताना है कि MPI की जो रिपोर्ट है वह किसके द्वारा आपको प्रकाशित की जाती है? अगर हम बात कर रहे हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो आपको ये रिपोर्ट बतानी है जो कि आपको बताती है कि विश्व में कहाँ कितनी गरीबी है। तो इस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? ऑप्शन से हमारे UNDP और OPHI, इसके अलावा अगर हम बात करें IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व बैंक, इसके अलावा अगर बात की जाए तो यूनिसेफ की अगर बात करें या फिर WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर ILO की बात करें या फिर WTO की बात करें, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। MPI की रिपोर्ट का प्रकाशन जो है वह किनके द्वारा किया जाता है? MPI की रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करते हैं? देखिए, अगर MPI की रिपोर्ट की बात की जाए ना, तो MPI की रिपोर्ट का जो प्रकाशन है वो किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP के द्वारा, साथ में ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल मतलब OPHI के द्वारा जो है, इन दोनों कम्युनिटीज के द्वारा जो है, इन दोनों संगठनों के द्वारा मिलकर MPI रिपोर्ट जो है वो पारित की जाती है या प्रकाशित की जाती है, और जिसमें अलग अलग देशों में गरीबी के स्तर को बताया जाता है। अलग अलग देशों में गरीबी के बारे में बातें की जाती हैं। जैसे कि अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए तो यह रिपोर्ट जो आपको 2024 में देखने के लिए मिली, तो MPI 2024 में आपको जो रिपोर्ट देखने के लिए मिली, इस रिपोर्ट में लगभग 112 देश में 1.1 लोग जो हैं वह
गरीबी से दिखाई पड़ते हैं, गरीब दिखाई पड़ते हैं, जो कि 1.1 अरब लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी में रहते हैं। और ये बताता है कि इसमें जो है लगभग भारत के अंतर्गत अगर ये बात की जाए तो भारत के अंतर्गत ये कहता है कि 234 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी में रह रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है ये भारत की गरीबी के बारे में चर्चा करता है। ये बताता है कि भारत में जो है सबसे अधिक गरीब लोग दिखाई पड़ते हैं। एमपीआई शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन के स्तर पर भी बात करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? आपको बताना है कि आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024, पहला है ऑप्शन नंबर ए 34, 65, 74 और 84। तो भारत की अगर रिपोर्ट की बात की जाए, आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, क्या नंबर है इसका? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 84। तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने 2024 में विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की, जिसमें 165 देशों को आर्थिक विकल्पों के आधार पर रैंक किया गया था कि किसके पास कितने आर्थिक विकल्प हैं, जिसमें भारत को जो है वो 84वां स्थान मिला था। ठीक, दूसरी बात ये आती है कि टॉप में कौन कौन से देश रहे हैं। तो टॉप में अगर हम देशों की बात करें तो हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो आपको टॉप में देखने के लिए मिलते हैं। और भारत का स्थान क्या है? 84वां स्थान है। ठीक है, और लोग कितने थे, कितने देश थे इसमें? 165। अगर हम देखें तो यह जो है सीधे सीधे आधी संख्या में आ चुका है। तो भारत जो है 84 के साथ में काफी पीछे आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में से किन संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म जीएमपी लॉन्च किया गया? आपको बताना है जीएमपी किसके द्वारा लॉन्च किया गया। पहला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और क्लाइमेट क्लब के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब आईएमएफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे हम UNEP के नाम से जानते हैं। तो क्या इसके द्वारा यह रिपोर्ट पारित की गई? इसके अलावा यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मतलब UNDP के द्वारा निम्न में से किसके द्वारा यह रिपोर्ट जो है पारित की गई है? अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की या फिर जीएमपी को लॉन्च करने की अगर बात की जाए तो जीएमपी प्लेटफॉर्म जो है वह लॉन्च किया गया है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और क्लाइमेट क्लब के द्वारा। अब ये क्या है इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और क्लाइमेट क्लब के द्वारा हाल ही में ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है? ये उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारी उद्योग, जितने भी उत्सर्जन उद्योग हैं उनमें डिकार्बोनाइजेशन को तेजी से इसमें काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करें ये प्लेटफॉर्म डिकार्बोनाइजेशन के लिए मुख्य रूप से काम करता है। ये ऊर्जा ग्रहण क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों में वैश्विक तकनीकों को लेकर आता है और सहायता प्रदान करता है। बेसिकली ये उद्योगों में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, उद्योगों में मदद कर रहा है। इस कारण से इसको लॉन्च करने का श्रेय किसको जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जिसको हम UNIDO के नाम से जानते हैं। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन और यात्री सेवा में सुधार के लिए बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है?
झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। बहुत इजी है, बिल्कुल हाथ का रखा हुआ आंसर है ये तो, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। जल्दी बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जिसके द्वारा बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बहुत लड्डू क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। हाँ ठीक है, छत्तीसगढ़, इसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, छत्तीसगढ़ सरकार ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है, ठीक। ये क्यों लॉन्च किया गया है? जिससे बस यात्रा में लोगों को सुविधाएं मिल सके, खास करके जो लोग दूर दराज के इलाकों पर रहते हैं उनके लिए बस यात्राएं क्या हो सके? आसान हो सके। कैसे? तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा इस ऐप को पेश किया गया। इसमें क्या होता है, यह ऐप बिना बस स्टैंड जाए बस की समय सारणी और मार्ग, मतलब आपको बस का टाइम टेबल भी मिल जाएगा कि बस कितने बजे मिलेगी और किस रूट से बस जाएगी, किस मार्ग से बस जाएगी, इस बात की जो जानकारी है आपको इसी ऐप में प्राप्त हो जाएगी, ठीक। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि बस संगवारी ऐप किस राज्य ने जो है लॉन्च किया है। क्वेश्चन दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि किसने लॉन्च किया, तो हम बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है, विष्णुदेव साय जी के द्वारा जो है यह ऐप लॉन्च किया गया है। और तीसरी बात, सब लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल भी कर लीजिए, बिकॉज आप लोगों को बस से आना जाना होता ही होगा, तो आपके पास एटलीस्ट बस का एक रोड मैप होगा, बस का एक टाइम टेबल होगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में कौन सा शब्द चुना गया है? बेटा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड में वर्ड ऑफ द ईयर मतलब एक ऐसा शब्द जिसको पूरे साल के लिए चुना जाता है, तो वर्ड ऑफ द ईयर 2024 में कौन से शब्द को चुना गया है? ऑप्शन है ब्रेन रॉट, दूसरा है डेपेस्टर, तीसरा है हीट डोम और लास्ट में आता है न्यूरोस्पाइंस, ठीक है, न्यूरोस्पाइसी। तो अगर हम बात करें इसके अंतर्गत कि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 में किस वर्ड को मतलब किस शब्द को चुना गया है, किस शब्द को चुना गया है, आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से। चलिए इसका सही आंसर है ब्रेन रैट। अगर ब्रेन रैट की बात की जाए तो ब्रेन रैट जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रेन रैट या ब्रेन रॉट के नाम से इसे जाना गया। ये क्या है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ब्रेन रॉट को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में चुना है। ये शब्द क्या करता है? ये शब्द जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया का जो उपभोग करते हैं, ये उनकी गिरावटों को दिखाता है, ठीक। तो ये सोशल मीडिया से संबंधित वर्ड है जो कि डिजिटल डिटॉक्स जैसी प्रवृत्तियों के बीच यह शब्द जो है वो बढ़ा है। डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है बेटा? डिटॉक्स का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर से जितना भी जहर है, जितना भी खराब पदार्थ है उसको बाहर निकालना है, ठीक है। डिटॉक्स करना, हम सुनते हैं ना हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना है, वैसे ही हमारे ब्रेन को भी डिटॉक्स करने की आवश्यकता होती है। हमारे ब्रेन से भी आलतू फालतू जितनी भी चीजें हैं उनको निकालने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को निकालने के लिए जो है डिजिटल डिटॉक्स किया जाता है, इसी में ये शब्द आता है ब्रेन रैट। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए 2022 के लिए ये वर्ड क्या था, तो 2022 के लिए ये वर्ड था गोबलिन मोड, ठीक। और 2019 के लिए यह वर्ड था क्लाइमेट इमरजेंसी, ठीक है। तो क्लाइमेट इमरजेंसी 2019 में और 2022 में ये आपको गोबलिन मोड देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न है, होमो जूलियसिस एक नई प्रकार की मानव की प्रजाति है, ये आपको किस देश में देखने के लिए मिली? तो होमो जूलियसिस की अगर हम बात करें तो ये आपको कहीं वर्ल्ड में देखने के लिए मिला है, जिसको आज के पहले नहीं देखा गया था, नहीं जाना गया था। तो ये प्रजाति आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है?
वियतनाम, ताइवान, चीन और रूस। आपको बताना है क्या ये वियतनाम में मिली, या ये ताइवान में मिली, या चीन में मिली, या फिर ये आपको रूस में देखने के लिए मिली है। जल्दी बताइए, वियतनाम, ताइवान, चीन और रूस, कहां पर आपको यह प्रजाति देखने के लिए मिलती है? देखिए, अगर हम इस प्रजाति की बात करें तो यह प्रजाति जो है वो आपको चाइना में, मतलब चीन में देखने के लिए मिली। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इस प्रजाति की अगर बात की जाए तो ये क्या है, तो होमो जूलियसिस नाम की एक नई प्रजाति, मानव प्रजाति की खोज की गई है, जिसका अर्थ होता है बड़ा सिर। मतलब एक बड़े सिर वाली प्रजाति जो है वो आपको चीन में देखने के लिए मिली। एक बड़े सिर की प्रजाति आपको चीन में देखने के लिए मिली है। यहाँ पर जो है एक बड़े आकार की खोपड़ी के आधार पर इस प्रजाति को खोजा गया है। ऐसा माना गया है कि यह प्रजाति लगभग आपको 300,000 साल के पहले देखने के लिए मिली थी, और लगभग 50,000 साल पहले जो है यह प्रजाति खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो यह प्रजाति आपको होमो जूलियसिस जो है यह देखने के लिए मिलती है। यह डेनिसोवंस जैसे रहस्यमयी समूहों के लिए एक लिंक शामिल हो सकती है। इसमें जीवाश्म में चेहरे और जबड़े की जो विशेष हड्डियां दिखाई पड़ती हैं। ठीक, अगर इनकी बात की जाए तो आधुनिक मनुष्यों से, मतलब आज के समय में हमको जो मानव देखने के लिए मिलता है, इस मानव से 30% 30 गुना ज्यादा 30% ज्यादा जो है इनका सिर आपको बड़ा देखने के लिए मिला। ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर के औजार बनाते थे और शिकार करते थे। फिर आता है, निम्न में से किस संगठन ने विश्व सूखा एटलस जारी किया है? तो विश्व सूखा एटलस निम्न में से किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन है हमारे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि, यूएनसीसीडी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है विश्व बैंक के द्वारा। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस संगठन के द्वारा जो है आपको यह व्यवस्था दिखाई पड़ती है, आपको यह एटलस दिखाई पड़ता है। देखिए, अगर हम इस कंडीशन की बात करें, इस विश्व सूखा एटलस की बात करें, तो विश्व सूखा एटलस जो है ना बेटा, ये संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि यूएनसीसीडी के द्वारा जो है वह पारित किया गया है, यूएनसीसीडी के द्वारा जो है जारी किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल करेक्ट होगा। सूखा का मतलब तो हमको पता है कि मतलब ड्राई हो जाना। ठीक, तो ये क्या करता है, ये बताता है कि कहाँ कहाँ पे मरुस्थलीकरण हो रहा है या फिर आने वाले समय में होने वाला है क्लाइमेट चेंज के जरिए। तो विश्व सूखा एटलस भविष्यवाणी करता है कि 2050 तक 75% वैश्विक जनसंख्या के स्थान जो है वह सूखे से प्रभावित हो जाएंगे। ठीक, या सूखे का सामना करेंगे। इससे संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि यूएनसीसीडी जो है इसके द्वारा जारी किया गया है, जो कि बताता है आपको कि किस प्रकार से आप इससे क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, या फिर इसकी रोकथाम किस प्रकार से की जाती है। तो ये एक चेतावनी के जैसे आपको बताता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। जल्दी बताइए।
इसका आंसर है हमारा भारत, ऑप्शन नंबर ए। तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी जो है वो भारत करेगा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत जो है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भी करेगा। इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें जो है राइफल होगी, इसमें पिस्टल होगी और इसमें शॉटगन इवेंट जो है वह शामिल किए जाएंगे। तो राइफल इवेंट की बात की जाए, पिस्टल इवेंट की बात की जाए या शॉटगन इवेंट की बात की जाए तो ये सब कुछ इसमें शामिल किए जाएंगे। यह पहली बार होगा जब यह आयोजन आपको भारत में देखने के लिए होगा, इसलिए यह प्रश्न जो है आपको पूछने के लिए मिल सकता है। क्लियर। इससे पहले भारत में 2023 में भोपाल के अंतर्गत में सीनियर वर्ल्ड कप और इसी साल ISSF में वर्ल्ड कप फाइनल जैसी प्रमुख ISSF प्रतियोगिताओं की मेजबानी जो है भारत पहले ही कर चुका है। NRAI के अध्यक्ष जिनका नाम है कालिकेश नारायण जी ने भारत के इस कदम की बहुत ज्यादा सराहना की है और उन्होंने बताया कि भारत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी कदम हो सकता है। अगला प्रश्न है सुशासन पद यात्रा का आयोजन श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर हुआ किस स्थान पर हुआ था? भोपाल मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, बड़नगर गुजरात और जैसलमेर राजस्थान। आपको बताना है कि सुशासन दिवस पर जो एक रैली आयोजित की गई या फिर पद यात्रा रैली आयोजित की गई या कहां पर आयोजित हुई थी? भोपाल, वाराणसी, वड़नगर और जैसलमेर। तो इसका आंसर है आपका बड़नगर गुजरात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बड़नगर गुजरात जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। इसकी डिटेल की बात करें तो इसमें डिटेल्स क्या क्या हैं, तो 24 दिसंबर 2024 को गुजरात के बड़नगर में 8 किलोमीटर लंबी एक सुशासन पद यात्रा आयोजित की गई, निकाली गई, जिसका नेतृत्व जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी कर रहे थे। यह पद यात्रा जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में निकाली गई। यह उनकी 100वीं जयंती पे जो है वह निकाली गई थी। इस पद यात्रा को सुशासन दिवस का जश्न के रूप में जो है मनाया गया। ये बताता है कि भारत जो है वह लगातार भारत जो है वो विकास की ओर अग्रसर है और भारत के विकास में युवाओं की भूमिका या युवाओं की भागीदारी को यह बताता है। क्लियर। इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद में हम बाकी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।